हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। लीनियर इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी बताए थे, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे। उसके बाद हमने टेक्नोमेट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए थे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री के भी 2 लेक्चर दिए थे। इसके बाद हमने पहले चैप्टर पे बारे में बात किया था रियल नंबर। हम यहाँ पर बेस्ड टू एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और एकदम बिना फर्जी टॉपिक, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक कलेक्ट किए हैं। हमने रियल नंबर के 4 लेक्चर दे दिए हैं। अब ये हमने अभी 2023 में बच्चों का बोर्ड पेपर हुआ है, तो यहाँ के 20 ऑब्जेक्टिव जो आए हैं, तो इनको हम आपके सामने एकदम ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चों ने 2023 में बोर्ड का पेपर दिया है, तो वो इनको जरूर मैच कर लें। उनके कितने सही हैं 20 ऑब्जेक्टिव में से कितने नंबर आ सकते हैं, वो एक बार इनको जरूर देखें रिजल्ट आने से पहले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीएम क्लासेस सलोन सर्च करके, और अपने दोस्तों के बीच से शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंडों के बीच, जिससे आपको और आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट होता रहे। तो आइए बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कौन से आए थे 2023 में। तो सबसे पहले इसमें पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया था रियल नंबर का ही। सबसे ये हमने इस पर 4 लेक्चर दे दिए हैं। तो जो बच्चे अब की 10th में गए हैं, तो वो इन सभी टॉपिक को देख लें। और हमारा वीडियो 10th, 9th, 11th, 12th और अदर कंपटीशन तक काफी हेल्पफुल है, तो इनको जरूर देखें बच्चे। तो आइए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये ऑब्जेक्टिव आए क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव आया था किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ये पूर्णांक संख्या है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा, तो यहाँ पर डी ऑब्जेक्टिव सही होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे जान नहीं पाए थे कि इसको कैसे टिक करेंगे। तो यहाँ पर ये धन पूर्णांक है, तो मतलब ये 2 धन पूर्णांक है ना भैया, ये पहली पूर्णांक है, ये दूसरी पूर्णांक है। ये पहली पूर्णांक संख्या है और ये दूसरी है, मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। हमने इसका लेक्चर भी जो अभी रियल नंबर का बनाया है, वहां हमने ये फार्मूला भी बताया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF ऑफ ए कामा बी, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF गुणे एलसीएम ऑफ ए कामा बी, पहले और दूसरी का एलसीएम। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके कह रहा है एक शून्येतर परमेय मतलब शून्य ना हो, मतलब परमेय संख्या हो, एवं अपरमेय संख्या का भागफल कितना होता है। जैसे हम 2 ले लें और एक अपरमेय, ये परमेय है भैया, ये क्या है हमारी परमेय है, ये हमारी परमेय है, और ये हमारी √3 क्या है अपरमेय है। अब इसको अगर हम इसको भाग कर दें, तो परमेय को कभी अपरमेय से भाग किया जाता है, तो उसका भागफल ऑलवेज क्या होता है अपरमेय संख्या आता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमेशा गुणा भी करते हैं, जैसे एक परमेय संख्या है एक अपरमेय संख्या है, उनका आपस में गुणा करते हैं, तो मतलब उनका गुणनफल भी हमेशा क्या आता है अपरमेय संख्या आता है। तो आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है क्या, वो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। जो बच्चे 10th में गए हैं, जिसके लिए उनको ये पैटर्न पता चल जाए कि कैसे आगे इसको सॉल्व करेंगे। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव आया है, तो ये क्या है, और पीछे के ऑब्जेक्टिव जरूर देखें सभी लोग बच्चे, एकदम बढ़िया देखते रहें कि टोटल 20 में कितने सही आ रहे हैं आपके। तो ये हम बात करेंगे थर्ड क्या है। थर्ड आया था यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7, तो √m² + n²। तो थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो आपको m की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ n बराबर क्या है m+7। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू निकाल लें। m की वैल्यू कितना है 5 और n की वैल्यू कितना है m+7। तो m की वैल्यू कितनी है भैया 5 + 7 = क्या हो जाएगा 12। अब आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है भैया √m² + n²। अब m की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और प्लस n की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 169 मतलब 13। तो आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसमें देखें ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। पहला ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन था 65 आ रहा था, बी ऑप्शन था 26 आ रहा था, सी ऑप्शन था 13 आ रहा था। बच्चे अंधी मार देते भैया, अंधी नहीं टिक करना है, सॉल्व करके थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ये। अब इसमें से थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें से आशा है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन थर्ड सही है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। समतुल्य मतलब बराबर। अगर हम इसमें अपरिमित रूप से क्या होती है अनेक होती है, मतलब इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है, जहां जितनी, जैसे भैया 1/2 है, हम इसमें गुणा करते रहें 2 से ऊपर नीचे 3 से,
तो कितने भी 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से जहां जितने गुणा करते रहे उतनी आती रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसी को अनंत भी लिखा रहा है तो वो भी क्या है भैया, सही है। तो आशा है आपको 4 ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अब 5वें ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, 5वां ऑब्जेक्टिव है क्या। तो 5th ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। 5th ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी इसका भी लेक्चर हमारा लीनियर इक्वेशन पे पड़ा है। कौन सी कंडीशन है उससे लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करना, के की वैल्यू। जो बच्चे नहीं देखे उनको देख लें, 10th वाले बच्चे जो 10th में गए हैं वो जरूर इसको देखें। तो ये 3rd ऑब्जेक्टिव 5th ऑब्जेक्टिव ये आया था, करा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो रैखिक समीकरण a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब तीनों बराबर है आपस में, तो रेखाएं क्या होती है, समप्राती होती हैं। इनको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, याद रह जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपका केवल क्या करना है, याद करना है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक ना। इसके बाद ये रेखीय संपाती रेखाएं जो है संपाती है, या इसी को कहते हैं अनेक हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सबका मतलब एक है। इसके बाद ये 6th ऑब्जेक्टिव क्या आया था, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या क्या है। कह रहा है किसी संख्या, तो जैसे मान ले हम माना संख्या क्या है x, मान ले संख्या क्या है किसी संख्या का 1/3, तो एक संख्या है उसका 1/3 कितने के बराबर भैया, 21 के बराबर है। अब यहाँ पर ये डिवाइड में है, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में, तो 21 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 63। अब जो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे जिसमें 63 होगा उसी को क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, आशा है आपने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में विधिवत, और एकदम देख रहे होंगे कि कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव सही है। और जरूर सभी बच्चे देखें आंसर की आने से पहले, मतलब रिजल्ट आने से पहले इसको जरूर देखें। इसके इनसे कौन कौन सा सही था, ए था 42 था, बी था हमारा 42 था, मतलब कि 63 था, और सी था हमारा, सी एक ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको मैच कर लेंगे। डी ऑब्जेक्टिव है 84 है, और मान लो एक ये ए हो गया, ये बी, ये सी हो गया, डी है जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं मतलब अभी हमने देखा इसका आंसर कितना आएगा, 63। तो इसका 63 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा जिसमें बी में मिलेगा तो बी में टिक कर देंगे, सी में मिलेगा तो सी में टिक कर लेंगे। तो 7th ऑब्जेक्टिव क्या है, 7th नंबर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आशा है आपने इसको लिख लिया होगा विधिवत। तो 7th ऑब्जेक्टिव, 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव आया था, एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। मूल मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x। आपको मूल मतलब क्या याद रखना है, रूट का है या शून्य का है, इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। कहने का मीन्स क्या है, x बराबर -2 है। बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो इक्वेशन दी होगी। अगर यहाँ रख दे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर रख देंगे भैया -2 आ जाएगा, और माइनस पी बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का पी बराबर 0। अब ये अब पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 0 आ गई। तो अब जो ऑप्शन में 0 होगा उसी को हम टिक कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या था हमारा, इसमें पहला ऑप्शन था भैया यही ए ऑप्शन ही हमारा 0 था, बी ऑप्शन है हमारा 1 है, और सी ऑप्शन क्या है 2 है, और डी ऑप्शन क्या था 3 था। तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए समरूप त्रिभुज होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो 9th ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि 9th ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप इनको एकदम लिखते रहें विधिवत तरीके से। तो 9th ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस अक्ष की बात कर रहा है, x अक्ष के लिए। तो इसका अगर बिंदु मानेंगे तो x अक्ष के लिए y क्या होता है 0। तो अगर बिंदु की बात करने बैठेंगे भैया तो x कितना जाएगा 0। ये बिंदु है, ये बिंदु है, इससे यहाँ पर एक समदूरस्थ बिंदु कह रहा है, इससे समान दूरी पर एक बिंदु है, जैसे a बी सी। यहाँ पर ये पॉइंट हम लेट कर लिए x, 0। इसका कोऑर्डिनेट ये दिया है 2, -5। इसका कोऑर्डिनेट दिया है हमारा -2, 9। अब आपको कह रहा है समदूरस्थ हैं, तो इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। और आप यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, जैसे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आशा है आप सॉल्व कर लेंगे। ये रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। आप कर लेंगे, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके अपने मतलब कि डाउट को पूछ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -7, 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। जिसे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और इसके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये है भैया BC, ये अगर ये भुजा इसके बराबर है तो यहाँ पर जो कोण भी बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11th ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और आप इनको विधिवत टॉपिक देखते रहिए अच्छे से। तो 11th ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन सा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन सा है। सबसे पहले हम इसका ट्रायंगल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर इतना, AC बराबर इतना, ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करें। AC यहाँ पर हम इसलिए ये AC क्योंकि A और C लेंगे तभी ये AC 12 हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट 2 है, या आप इसमें साइन लगाएं, कास लगाएं, ए सी की वैल्यू निकालें, फिर त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों की योग लगा दे। तो केवल आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पहले चेक कर लें। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर। तो अगर ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 तियां 108 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 144। LHS इक्वल RHS है तो मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 12th नंबर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है जिसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको खाली फार्मूला याद होना चाहिए। शीर्षलंब की लंबाई का फार्मूला क्या है, आशा है आपको याद होगा, नहीं याद तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। शीर्षलंब की लंबाई का जो सूत्र होता है, शीर्षलंब की लंबाई समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है। तो √3/2 इंटू भुजा यहाँ पर कितना दिया है भैया, 2 ये दिया है। तो ये 2 ये पुट कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा A√3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको 12 समझ में आए होंगे। अब 13 ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो 13 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, यदि साइन ए बराबर कास है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 45। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो साइन ए बराबर कास है। इसको अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, साइन ए बराबर कास है, कैसे सोच सकते हैं कि साइन की वैल्यू और कास की वैल्यू कितने एंगल पे इक्वल होती है। एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसको बटे में लागे तो साइन ए बटे कास ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। ये साइन बटा कास क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। ये tan ए, अब tan 1 कितने अंश की वैल्यू भी है, tan 45 डिग्री की वैल्यू है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसके सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए क्या होगा। तो यहाँ पर बस ए की प्लेस की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे। तो 1 + tan स्क्वायर 30/1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जिन बच्चों को हम ये टेबल नहीं याद है, इसका भी लेक्चर हमारा पड़ा है, जाके देख सकते हैं। VM क्लासेस सलून सर्च करके सभी बच्चे जरूर देखेंगे जिनको नहीं याद है। ये इसकी वैल्यू रख देंगे √3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/3। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, नहीं आए तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स को बता सकते हैं। तो ये आशा है आपको ये समझ में आओगे। अब 15 नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में बात करेंगे और आप इनको जरूर सॉल्व करके एक बार देखिए कि ये इतने आ रहे हैं कि नहीं। तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा। अब 15 नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में बात करते हैं। और सभी बच्चे जरूर देखें, मैथ जरूर करें और अपने कमेंट्स को बताएं कि कितने उनके सही हैं। 20 में से उनके कितने सही आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने उनके ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। तो 15 नंबर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 15 नंबर क्या ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कह रहा है कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको देख लेना किसका क्षेत्रफल यूज है। जैसे यहाँ पर है गोले, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम ट्रिक से थोड़ा बताते हैं। ये 4πr²। तो सबसे पहले देखना है कि r कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 बार इसको हम पहले, त्रिज्या r थी, r से कितनी होगी 2r, फिर 2 बार है, सूत्र में 2 बार आ रहा है। देखो
4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या कितनी बार आई? 2 बार, तो इसको 2 बार ये स्टेप ले लेंगे। अगर 3 बार आती तो 1 बार और ले लेते हैं। फिर इसके बाद इधर का गुणा कर लेते हैं, इधर का गुणा कर लेते हैं, तो आर का आर से गुणा करेंगे आर स्क्वायर, इधर गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। अब देखेंगे भैया पहले आर स्क्वायर थी, अब कितना हो गई? 4 आर स्क्वायर, तो बढ़ी कितनी भैया? 3 आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर से 1 आर स्क्वायर, और कितने बढ़ी है? आर स्क्वायर पे परसेंट में चाहिए गुणे 100, आर स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300। अब इसके बाद क्या है? दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्त की परिधियों का अनुपात, व्यास का अनुपात दिया है तो मतलब d1/d2 बराबर हमें दिया है 4:4/9। d1 क्या होता है? 2r1 होता है, ये क्या होता है? 2r2 होता है, बराबर 4/9। ये इससे कट जाएगा, r1/r2 कितना आ गया? 9 आ गया। अब इसके बाद हमसे बात कर रहा है कि उनकी परिधियों का अनुपात, तो वृत्त की परिधि क्या होती है भैया? 2 पाई r1/2 पाई r2, मतलब P1/P2 की बात करें तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1/r2, इसकी वैल्यू कितना है? 4/9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। तो अब 17 ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहे हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव। तो 4 ऑब्जेक्टिव और आपके सामने बताए हैं, इनको इनका कॉन्सेप्ट बताते फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो ये 17 नंबर को इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको करके बताना है। इसका डी ऑप्शन सही है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं, कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप इसको करेंगे, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। वर्ग अंतराल लिखेंगे, यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे भैया। इसके बाद वर्ग अंतराल में ये पूरी लाइन छाप लेंगे ये, फिर इसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये लिख लेंगे भैया, कॉन्सेप्ट क्या है? 3, 1, 5, 4 नीचे सब लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ मध्यमान लिख लेंगे, इसी को एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स लाते कैसे हैं? इन दोनों को जोड़ करके आधा, इन दोनों को जोड़ करके आधा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 का आधा 1, 4 2 6, 6 का आधा 3, अब 6 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह आगे इसका आधा कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये x हो गए f इंटू एक्स निकाल लेंगे, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे, पूरा फोटोकॉपी कर लेंगे। आप इनको लिख करके इधर ऐड कर लेंगे, यहाँ सिग्मा एफ एक्स आप ला लेंगे, यहाँ सिग्मा एफ एक्स ला लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आशा है आप इसको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। आप इसको करेंगे क्योंकि नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो टाइम बचाने के लिए इसको आप आगे करेंगे। इसको जब लास्ट में आप फार्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य क्या बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो आशा है आप कर लेना, इसको जब कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये डी ऑप्शन सही है। इसका कितना आ जाएगा ऐड करने पर? हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 122/20, और आप इनको करके देखेंगे भी। तो इसको काट दें, 2 छंग 12, 2 एकम 2, तो ये 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 6.1 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है और बहुलक 28 है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। चाहे माध्य पूछे चाहे भैया माध्यिका, बस इसमें आपको फार्मूला थोड़ा याद रखना है। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर फार्मूला होता है, मतलब रिलेशन बिटवीन टू बहुलक और माध्यिका में बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, मतलब माध्य, इसी को माध्यक भी लिख सकते हैं। तो अब देखो हमें बहुलक दिया है, कितना दिया है? 28 दिया है। इसके बाद 3 माध्यिका या माध्य हमसे पूछ रहा है भैया, ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, माध्य लिख देंगे भैया, माध्यक 2, माध्य कितना दिया है? 48.1। अब इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका 3 माध्यक माइनस इसका ऐसे गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। ये माइनस में इधर ट्रांसफर कर लोगे, प्लस में हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आप करके देखेंगे। तो 19 नंबर क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव और हैं लास्ट, फिर इसके बाद टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसमें कह रहा वर्ग अंतराल, और इसमें पूछ रहा बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसका क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त दी गई टेबल में बहुलक वर्ग की बारंबारता बताइए, किस वर्ग अंतराल की है? बहुलक वर्ग बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 23। 23 का वर्ग अंतराल क्या है? 20 से 30। तो 20 से 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा
माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच क्या बताइए, संबंध बताइए। तो इसका फार्मूला भी आपको इसके 18 नंबर में ही हमने बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 समांतर माध्य। तो आशा है आपको सभी 20 ऑब्जेक्टिव एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आओगे। इनकी ट्रिक भी हमने साथ में बताई है और इसका कॉन्सेप्ट बताया है, और सभी बच्चे इसको एक बार जरूर देख लें। रिजल्ट आने से पहले कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताएं कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं। तो एकदम पढ़ते रहिए, मस्त से मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।